हम लोग आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और ये पढ़ लेते उसके बाद आप बताएंगे। चलो ये स्टार्ट, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। बस बोले कि जब डिजास्टर हो जाता है, ठीक है, डिजास्टर जब हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या साइकिल है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब डिजास्टर हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए उसका क्या क्या साइकिल है, क्या क्या उसका तरीका है। तो सबसे पहले जब डिजास्टर होता है ना तो मिटिगेशन किया जाता है। मैं बता रही हूँ, मिटिगेशन प्रिवेंटेशन, मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। मिटिगेशन प्रिवेंटेशन पहला है, बोला कि डिजास्टर आने से पहले ही कुछ कर लो, मिटिगेशन कर लो। मिटिगेशन का मतलब कि जैसे प्रॉब्लम आ रहा है ना, आने से पहले उसको रोकने का तरीका देखो। जैसे कि तुम्हारा जैसे फ्लड आता है, ठीक है ना, तो फ्लड आने से पहले तुमको लग रहा है कि हाँ फ्लड आ जाए क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, नदी के किनारे पानी बहुत आ गया। तुम क्या करो, नदी के किनारे जितने लोग रहते हैं उनको बोल दो घर खाली करने के लिए, ताकि ये जो मिटिगेशन प्रिवेंटेशन करोगी ना तो इससे जो तुम्हारा नुकसान होगा ना वो वल्नरेबल होगा, कम से कम होगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल दे रहा, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि क्या क्या करना है मिटिगेशन प्रिवेंटेशन में। बिल्डिंग कोड एंड जॉइनिंग या वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, पब्लिक एजुकेशन। बोले एक मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि क्या करना है तुमको। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, कम से कम तुम्हारा वल्नरेबिलिटी, मतलब वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कम से कम नुकसान। कम से कम नुकसान के लिए तुमको पहले ही बता देना है कि रिस्क आने वाला। ठीक है ना, लोगों को पहले ही नॉलेज दे दो कि देखो घर तुम ना ये अ, जितने भी नदी के किनारे घर हैं सब खाली कर दो। ठीक है, सब खाली कर दो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो डिजास्टर होगा लेकिन उतना नहीं होगा। जैसे कि क्या हो, देखो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना तो वहाँ पे हर साल नदी फ्लड आता है, हर साल। एक बार तो मेरे घर में भी आ गया था। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है नदी के किनारे जितने घर हैं। हालांकि मेरे घर नदी के किनारे नहीं है, लेकिन जो दम नदी के किनारे रहते हैं तो पहले ही पुलिस आके अनाउंसमेंट कर देती है कि आप लोग है ना, दो तीन का अनाउंसमेंट कर दी। एक तो नदी में कोई नहाएगा नहीं, एक ही नदी के किनारे जितने भी लोगों का घर है वो लोग है ना खाली कर दे। ठीक है, मान क्योंकि क्या होगा, खाली करने के मतलब क्या, आपके घर का जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको क्या करेंगे आप अपने निकाल देंगे। ठीक है ना, उसको आप निकाल देंगे। ओके, जो भी इम्पोर्टेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स है या कोई ऐसा पैसा वगैरह रखा हुआ है या कोई बहुत ही कीमती चीज रखा हुआ है ना, उन सबको क्या करेगा, खाली कर देगा। और ऐसा होता भी है, जहाँ फ्लड आता है अनाउंसमेंट होता है लोग अपना आधा सामान ढो देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, ये होगा तुम्हारा इफेक्ट जो है ना डिजास्टर का वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब कि पहले ही रोक देना। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे प्रिपेयरनेस, प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड लैंड यूजिंग प्लानिंग। रखिए तुमको प्लान बनाना है। ठीक है, ठीक है, उस प्लान को कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है। पहले तो तुमको बता रहे कि तुमको रिस्क असेसमेंट से बचना है। रिस्क असेसमेंट मतलब यहाँ पे देखो, मिटिगेशन का मतलब है कि रिस्क असेसमेंट, जो आने वाली रिस्क है मुझे उससे बचना है। कि ठीक है पूरा नहीं बच पाएंगे, मेरा घर डूब जाएगा, ठीक है, कम से कम मीन्स जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट चीजें वो निकाल लेंगे। ओके, या फिर लोगों का मतलब जान माल का नुकसान ना हो, उस तरह से मैं मिटिगेशन कर लेंगे। फिर बोला कि प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या करो, प्लान बनाओ और फिर ये सोचो कि हम उस प्लान को रिस्पॉन्ड कैसे करें, उस प्लान को यूज कैसे करें। मतलब प्लान बनाने के बाद लैंड यूज प्लानिंग, उस लैंड में हम प्लान को कैसे यूज करें। ठीक है, डिजास्टर आए तो डिजास्टर तो जरूरी नहीं कि फ्लड से आता है, जैसे तुम्हारा ये साइक्लोन भी आ गया है ना, वो सबसे भी आया। तो बोला तुम क्या करो, पहले से ही लोगों को क्या करो, ट्रेनिंग दे दो हर चीज के लिए, वार्निंग कर दो। अब ये तो बोल दिया पहले तुमको, देखो एक मिनट, मैं तुम लोगों को एक तरीका बोला, मिटिगेशन का मतलब है प्रिवेंटेशन, प्रिवेंशन।
ठीक है, मतलब रिस्क असेसमेंट, आने से पहले डिजास्टर के इफेक्ट को कम करना। ठीक है, डिजास्टर के इफेक्ट को कम करना, मतलब एक तरीके से तुम यहाँ पे प्लान बनाओगी। ठीक है, सबको बताओगी कि क्या अगर मान लिया फ्लड आए या साइक्लोन आए तो कैसे कैसे बचना है। ठीक है, कैसे कैसे हम लोगों को अपना ये करना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, उसके बाद जब प्लान बना ली तो प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक ना, प्लान को एग्जीक्यूट करना, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने का मतलब है प्रिपेयर्डनेस, उस प्लानिंग को कैसे रिस्पॉन्स करना है, लोगों को वार्निंग दे देना, लोगों को वार्निंग देना है, ट्रेनिंग दे के रखना है, एक्सरसाइज, इमरजेंसी एक्सरसाइज। तो देखो भाई, तुम लोग पहले से क्या करेंगे, लोगों को बता देंगे कि देखो तुमको पता है हर साल आता है ना, वार्निंग दे दिया, हर साल बाढ़ आता है तो पहले ही वार्निंग दे देंगे। ठीक है, पहले ही वार्निंग दे देंगे, कोई नदी के किनारे नहीं जाएगा, क्योंकि नदी के किनारे बहुत सारे लोग जाते तो डूब जाते नदी में, घर नदी के किनारे खाली कर दो। ठीक है ना, तो ये हो गया प्लान को एग्जीक्यूट करना। अभी मैं फिर से एक बार बताऊं, ठीक है ना, तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड, जो मैंने प्लान किया, ठीक है, जो मैंने प्लान किया कि मेरा कम से कम नुकसान हो, उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। उसके बाद बोला रिस्पॉन्स, सिर्फ रिस्पॉन्स आया, मतलब एफर्ट, एफर्ट टू मिनिमाइज द हजार्ड क्रिएटेड बाय डिजास्टर। अब ये वाला जो बोल रहा है ना कि डिजास्टर हो गया है, ठीक है ना, तुम्हारा क्या हुआ कि डिजास्टर हो गया है, ठीक है, उससे जो हजार्ड हुआ है ना उसको मिनिमाइज करेंगे, रेस्क्यू टीम भेज देंगे। मान लो कि अब देखो, पहले क्या बोल रहा है कि पहले जो तुम्हारा प्लान बनाओगे कैसे बचना है, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद भी डिजास्टर आया तो क्या हुआ, नुकसान किया, ऐसा बात नहीं कि नुकसान नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, रेस्क्यू टीम भेज देंगे। यानी रिस्पॉन्स का मतलब रेस्क्यू टीम, अब मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, क्यों, नुकसान तो हो गया है, हजार तो हो गया है, तो उस हजार को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्क्यू टीम भेजेंगे। देखो एक चीज तुम देख लो, मिटिगेशन का मतलब आता है रिस्क असेसमेंट, प्रिपेयर्डनेस का मतलब आता है लैंड यूज प्लानिंग, रिस्पॉन्स का मतलब होगा रेस्क्यू। एग्जाम में ये सब आएगा, ठीक है, या फिर कभी तुम्हारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दे, ठीक है, याद रखना। रिस्पॉन्स का मतलब रेस्क्यू टीम भेजना, क्योंकि अब क्या हुआ, डिजास्टर तो क्रिएट हो चुका है, अब उससे जो हम लोग का हजार्ड हुआ, नुकसान, हजार्ड का मतलब क्या, नुकसान, हजार्ड हुआ है, तो उस हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए रेस्क्यू टीम भेजना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम क्यों, सर्च करने के लिए कितने लोग अभी भी बचे हुए हैं, है ना, रेस्क्यू टीम क्यों जाता है, देखने के लिए जो लोग अभी बचे हुए हैं, कोई जैसे नदी में सडनली पानी आ गया, जैसे कितने लोग नहीं हटे, ठीक है ना, वो लोग सामान हटा रहे थे, पानी आ गया, अब हो सके वो लोग अपने घर में फंसे हुए हैं तो आके सर्च करेंगे कौन कौन लोग बचे हुए हैं, रेस्क्यू करेंगे, इमरजेंसी रिलीफ देंगे उन लोगों को। लास्ट में बोला रिकवरी करना है, लास्ट में बोला रिकवरी करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल, एग्जाम्पल टेम्पररी हाउसिंग, ग्रांड मेडिकल केयर। कहने का मतलब तो तुम्हारा पहले तो हम मिटिगेशन करेंगे, प्रिवेंटिव, पहले हम क्या करेंगे, डिजास्टर के इफेक्टिव मैनेजमेंट को रोकेंगे, जो रिस्क असेसमेंट है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे होता है ना वहाँ के लोगों को एक बिल्डिंग कोड दे देंगे, देखो भाई जैसे अलार्म बचेगा तुम लोग निकल जाना। देखो फ्लड का मतलब तो तुम्हारा खाली ये नहीं होगा ना, मतलब ये सॉरी, डिजास्टर का मतलब तुम्हारा खाली फ्लड तो नहीं हुआ, साइक्लोन आ गया वो भी तो डिजास्टर है। डिजास्टर का मतलब क्या, डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद कर देना पूरा, तो बोला वो भी होगा, तो एक बिल्डिंग कोड बना के रखेंगे, है ना, हर जोनिंग में, बस अलार्म बजेगा आप लोगों को समझ जाना कि खतरा वाला अलार्म है, तुम लोग निकल जाना, ताकि उससे नुकसान वल्नरेबिलिटी हो, कम से कम हो, ठीक ना, लोगों को पता है कि हाँ, एक लोगों को एक पब्लिक एजुकेशन बता देना, नॉलेज दे देना, मतलब बोला कि कम से कम उन लोगों को ना, लोगों को एक बिल्कुल एजुकेशन के जैसा बताना, समझाना, ठीक ना। मिटिगेशन का मतलब होता है पहले ही किसी चीज को रोकने का तरीका, ठीक है ना, तो पहले ही तुम सबको बता दो, नॉलेज दे दो, ठीक है ना। तो मिटिगेशन प्रिवेंटेशन का मतलब कि रिस्क असेसमेंट, कोई रिस्क आ रहा उसको आने से पहले हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, हो गया। मैंने प्लान बना लिया कि मुझे क्या क्या करना है, उसके बाद अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे उस लैंड पे, यानी प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस का मतलब प्लानिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड, जो प्लानिंग है उससे रिलेटिव हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगी, इमरजेंसी एक्सरसाइज,
ट्रेनिंग, वार्निंग सिस्टम, अभी बोले ना कि यहाँ पे कोड बना के रखे हैं, ठीक है, कि एक अलार्म बजेगा, जैसे कि तुम देखी होगी यूक्रेन का वार जब दिखा रहा था तुम्हारा इसमें, तो वो लोग क्या करके रखा था कि जब भी कहीं से जैसे रशिया रशिया के साइड से जब भी तुम्हारा गोली का फायरिंग हो रहा था या फिर तुम्हारा बम वगैरह आ रहा था, बस अलार्म अलार्म जो है ना वो बजने लगता था, यानी इमरजेंसी अलार्म, कि आप लोग अपने अपने रूम के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो उसी तरह क्या इमरजेंसी एक्सरसाइज करेंगे, जहां देखेंगे डिजास्टर आ गया है, तो मेरा जो प्लान पहले से बना हुआ था कि लोगों को अलर्ट करेंगे, तो बस हम इमरजेंसी को एक्सरसाइज कर देंगे। मैंने ट्रेनिंग भी दे के रखा है, वार्निंग भी दे के रखा हुआ कि आप लोगों को निकलना है, वो लोग निकल जाएंगे। अब उसके बाद जो लोग निकले निकले फिर क्या हुआ, फिर भी कुछ ना कुछ डिजास्टर हुआ, डिजास्टर क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमेशा जो बाढ़ आता ना, मेरे घर की तरफ फ्लड आता था, तो नदी के किनारे रहने वाले लोगों को नुकसान होता था। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग पूरा सब कोई सोया हुआ था, मॉर्निंग में ही पूरा सबके घर में पानी आ गया, मेरे घर में आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत दूर में, फिर भी मेरे घर में भी आ गया था, है ना, बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा चीज बर्बाद हो गया था, मेरा कंप्यूटर था, कंप्यूटर वगैरह सब चीज चला गया, तो वो तुम्हारा डिजास्टर हुआ। तो ये जो डिजास्टर हुआ, ये तो इससे क्या हुआ, तुम्हारा हजार्ड क्रिएट हुआ। तो इस हजार्ड को मिनिमाइज करने के लिए है ना, कौन आता है, रेस्क्यू टीम, कि क्या कहाँ क्या है, मतलब अब इससे तो छोटा मोटा मिल होगा था, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बड़ा बड़ा डिजास्टर होता है। जैसे एक बार ये टर्की में कि कहाँ पर एक बार तुम्हारा ये आया था अर्थक्वेक, ठीक है ना, तो रेस्क्यू टीम आके बहुत सारे लोगों को बचा बचा के जमीन के अंदर से निकाला था, ठीक है। कोई भी थोड़ा दम दम बचा हुआ है, कोई भी कुछ, वो लोगों को आके बचा बचा के उन लोगों को क्या कर रहा है, इमरजेंसी रिलीफ दे रहा है ना, जो अंदर दब गए हैं, जो कोई प्रॉब्लम में है, उन लोगों को आके बचाते हैं फिर से, ठीक है, हजार को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बोला रिकवरी, रिकवरी कैसे करेंगे, रिटर्निंग द कम्युनिटी टू नॉर्मल, मतलब कंस्ट्रक्शन। रिकवरी का मतलब आप तुम उसको बनाओगे कैसे, देखो जिसका बहुत ज्यादा फ्लड में बहुत ज्यादा जिसका नुकसान हुआ था, तो गवर्नमेंट बोला था कि पैसा देंगे, हालांकि नहीं दिया था किसी को ने, हम लोग तो लेते भी नहीं, लेकिन फिर भी नहीं दिया था किसी को ने, बहुत सारे गरीब गरीब लोग थे जिसका सब चीज चला गया था फ्लड में, ठीक है, लेकिन बोला कि अब तुमको देना पड़ेगा, ठीक है, एक तो रिटर्न देना पड़ेगा वो, उसके बाद भी जैसे तुम किसी का घर डूब गया तो कम से कम टेम्पररी उनको हाउसिंग दो रहने के लिए, मेडिकल केयर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, हम अभी बताएं कि फ्लड, ये डिजास्टर का मतलब खाली फ्लड नहीं होता, जैसे साइक्लोन भी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह से भी लोग को मट्टी के नीचे, मतलब कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरा उसके नीचे कोई दबा हुआ है, तो रेस्क्यू टीम आके बचाती है, तो उन लोगों को मेडिकल केयर देना, ग्रांट देना, पैसा देना उन लोगों को, थोड़े दिनों के लिए उनका घर टूट गया तो उनको घर दो रहने के लिए, टेम्पररी हाउस दो। तो पहला हो गया प्रिवेंटेशन, सॉरी मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। मिटिगेशन प्रिवेंशन का मतलब है रिस्क असेसमेंट, प्रिपेयर्डनेस का मतलब है लैंड यूज प्लानिंग, रिस्पॉन्स का मतलब है रेस्क्यू, और रिकवरी का मतलब है कंस्ट्रक्शन। बताओ ये वाला समझ में आया, ठीक है, नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, इस बार 2025 में, 24 में, 23 में तुम देखोगे लगातार आया हुआ कोई ना कोई स्थिति में इससे, इस टॉपिक से, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े थे ना वहां पे कि मिटिगेशन प्रिवेंशन का मतलब होता है रिस्क असेसमेंट, पढ़े। तो अब इस जो रिस्क असेसमेंट है ना, रिस्क रिस्क मतलब क्या, हम क्या बोले थे कि पहले ही मिटिगेशन करना, मिटिगेशन का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम उससे पहले ही बचने का कोई मेथड यूज कर रही हो, इसको बोलेंगे मिटिगेशन, ठीक है ना। तो बोला कि मिटिगेशन का मतलब हम क्या बोले, रिस्क असेसमेंट, ठीक है ना। तो तुम पहले उस रिस्क असेसमेंट का कितना तरीका होता है ये देखना हम लोग। रिस्क असेसमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है यूज टू एवोल्यूट पोटेंशियल रिस्क रिलेटेड टू एक्टिविटी, सिचुएशन एंड सब्सटेंस। जो सिचुएशन, जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड तुमको तुम्हारे उस रिस्क से निपटने के लिए तुमको एक सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़े ना कि पहले ही मिटिगेशन करना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होगा, मिटिगेशन प्रिवेंशन, ठीक है। पहले ही उस प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम आने वाली है, हमको थोड़ा सा एक तरह का ये हो गया तो उससे बचना है पहले ही, ठीक है।
चलो आ जाओ, हम एग्जाम्पल ये पढ़ाते हैं तुमको। यहाँ पे सिर्फ इसका ये याद करना, मतलब हेडिंग। तो पहले क्या करना है तुमको, रिस्क असेसमेंट से बचने के लिए मिटिगेशन, मिटिगेशन प्रिवेंटेशन को रोकने के लिए ये रिस्क असेसमेंट से हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप की हजार्ड आ रही है, ठीक है ना। क्या इन्वॉल्व है उसमें, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म। उस वो जो हजार्ड है ना, जो आने जो हुआ है ना, जो हजार्ड हुआ ये होने वाला है, तो उसका उसका हार्म होने का सोर्स क्या है, ठीक है। क्या क्या वो कोई फिजिकल हार्म है, जैसे तुम देखी होगी अभी इसराइल फिलिस्तीन पे क्या करता है, बम ये क्या बोला था, बम गिरा रहा है, तो वो तुम्हारा क्या है, केमिकल केमिकल हजार्ड है ना। या कोई किसी तरह का बीमारी, जब कोरोना आया था वो बायोलॉजिकल हजार्ड है। या फिर तुम्हारा फ्लड आ गया, ठीक है ना, अर्थक्वेक हो गया, या फिर तुम्हारा साइक्लोन हो गया, ये सब क्या इन्वायरमेंटल हजार्ड है। तो तुमको पहले पहचानना पड़ेगा ये कौन किस टाइप का हजार्ड है, इसका नुकसान होने का पोटेंशियल कितना है, इस हजार ये हजार्ड आएगा, ठीक है ना। ये हजार्ड है, जैसे केमिकल हजार्ड या फिजिकल हजार्ड क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया न्यूक्लियर वेपन से, तो वो तो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वो कंट्री खत्म हो जाए, जैसे तुम जापान में भी देखी होगी कि जब वर्ल्ड वार हुआ था तो उसी पूरा जापान को ये करके रख दिया था, है ना, उसके दो सिटी को। तो पहले तुमको पहचानना पड़ेगा कि जो हजार है वो किस टाइप का हजार है, ठीक है। इस हजार को पहचानना पड़ेगा, हजार आइडेंटिफिकेशन, कि इस हजार से मतलब जो मान लो कि कोई न्यूक्लियर से अटैक कर दिया, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे न्यूक्लियर पे अटैक किया, ठीक है। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री न्यूक्लियर अटैक किया, तो अ, ये जो तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा हजार्ड ही है, इससे भी लोगों को क्या होगा, बहुत नुकसान होगा। मतलब एक तरीके से इंसान को बोलो कि ये तो एक बहुत ही भयानक चीज है, अगर तुम्हारा न्यूक्लियर अटैक होता है, ए कंट्री बी कंट्री पे अगर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो समझो एक तरीके से कि ये बहुत बड़ा, ये इसका इसका जो हजार्ड पहुंचाने का सोर्स है वो बहुत बड़ा है ना। फिर उसके बाद तुम देखी होगी, मैं यूक्रेन और रशिया में भी आ रहा हूँ, तो यूक्रेन भी लगभग समझो कि उसको भी समझो कि रशिया ने ऑलमोस्ट ये डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो वो सब क्या है, तो वो पहले पहचानना पड़ेगा किस टाइप का डिजार्ड हजार्ड है। फिर कोरोना क्या है, कोरोना जैसे पहले जमाना में, जब तुम्हारा अभी नहीं पहले होता था वार, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में लड़ाई होता था ना, तो एक तुम्हारा रैट, व्हाइट कलर का रैट होती थी, ठीक है, मूवी में भी दिखाया है। तो मान लो कि ए कंट्री और बी कंट्री में लड़ाई होता था, तो ये क्या करती थी, ये रैट जो है ना इस कंट्री में छोड़ देती थी, ताकि इस कंट्री में पूरा बीमारी फैला हुआ रहे, ठीक है ना, फैला हुआ रहे, और इससे पूरा लोग मतलब उलझे हुए रहे। ये तो एक ऐसा तरीका हो गया। और दूसरा तरीका जो कोरोना कोरोना आया था, वो क्या, वो भी बायोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है। कोरोना क्या है, तो वो तुम्हारा वो भी एक तरीका से बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो उससे भी बचने के लिए तुमको पहले समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हजार्ड है क्या, किस टाइप का है। गोल पहले रिकॉग्नाइज हजार दैट कुड लीड टू डाइवर्स इफेक्ट, इस हजार से कितने लोगों को इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट है। जैसे तुम्हारा तुम्हारा ये आया जब कोरोना, तो लोगों ने इसको पहचाना कि क्या है, पैनाडेमिक है, एक इपिडेमिक होता है ना, एक पैनाडेमिक होता है। पैनाडेमिक का मतलब ये पूरे वर्ल्ड में है, ये सभी को नुकसान हो रहा है इसका मतलब। तो पहचाना गया ना कि हैजार्ड किस टाइप का आया है। कोरोना जो बायोलॉजिकल हैजार्ड आया था, तो उसको पहले लोगों ने पहचाना, एक हो गया। दूसरा और तुम्हारा बायोलॉजिकल हैजार्ड कैसे आता है, जैसे कि फ्लड आया और वहां पे मतलब सांप वगैरह नहीं हुआ, तो उससे भी बीमारी फैलने लगता है, इस टाइप का। मतलब किसी भी टाइप का हैजार्ड को पहले पहचानो वो कैसा है, फिर समझ में आएगा, है ना, कि उसका इफेक्ट कितना है। पहले क्या बोला, पहचानो, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करो, ठीक है ना। फिर बोला एक्सपोजर असेसमेंट, हाउ इवोलेट, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट पीपल मे कम इनटू कांटेक्ट विद द आइडेंटिफाई हजार्ड। मैंने पहले पहचान लिया क्या हजार्ड था, अब देखो इस हजार्ड के अंदर कितने लोगों ने आया है। मान लो कि ये जापान में जब हुआ था, तो देखो जापान में कितने लोगों पे तुम्हारा ये हुआ, जैसे कहने का मतलब वहां पे 2 सिटी में गिराया गया था, ठीक है। तो 2 सिटी के अलावा और कोई कोई लोगों में तो नहीं, वो मतलब उसका जो इफेक्ट गया है, ठीक है ना। 2 सिटी में आया था। फिर उसके बाद तुम ये भी देखी होगी, क्या नाम है तुम्हारा, भोपाल ट्रेजिडी गैस, वो भी एक तरीके का हजारी बोल सकते हैं। भोपाल ट्रेजिडी गैस जो हुआ, तो देखो कितने कितने लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं। वो तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, है ना। उसको क्या बोला था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर,
जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। तो देखो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी आई है ना, वो तो हम पहचान गए कि वो क्या था, एक तरह का केमिकल हजार्ड था। मैंने पहले पहचाना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है, केमिकल हजार्ड है, एक नंबर। दूसरा नंबर हम देखेंगे कि उससे कितने लोगों को इफेक्ट हुआ है, एक्सपोज करेंगे, ठीक है ना। एक्सपोजर असेसमेंट समझ में आ गया। इसका एक्सपोज का लेवल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और कितने दिन तक और ये हजार्ड फैलेगी, एक हो गया। या बायोलॉजिकल वाला भी देख लो या इन्वायरमेंट वाला भी देख लो, कुछ भी देखो। रिस्क करेक्टराइजेशन कंबाइन डेटा फ्रॉम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सपोजर असेसमेंट। बोला अब क्या करो भाई, तुम इसको कंबाइन कर दो। हजार्ड तुमने पहचान लिया है ना, तुमने एक्सपोज भी कर दिया कि कितने लोग इसे कांटेक्ट में आए हैं, उन दोनों को कंबाइन कर दो। तो ये हो गया रिस्क करेक्टराइजेशन। पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक्सपोज करना है, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। यानी हमने क्या किया, रिस्क करेक्टराइजेशन एक हो गया। फिर बोला कि रिस्क कम्युनिकेशन इंस्पायर्स स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग द पब्लिक अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, focus on presenting result clearly and understandably understandably। बोल रहा कि देखो भाई, अब बताओ पब्लिक को, आप उसमें पब्लिक को भी इन्वॉल्व करो, स्टेक स्टेक होल्डर को भी इन्वॉल्व करो, समझाओ उन लोगों को रिस्क के बारे में, इसका क्या कंक्लूजन निकला है, क्लियरली क्लियरली बताओ, ठीक है ना। जैसे जब तुम्हारा क्या बायो ये कोरोना आया था, तो बताया गया कितने लोगों को इसमें इफेक्ट होगा, कितने लोगों को, ये सबको बताओ आके, ठीक है। या भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ तो बताया गया कितने हजार लोग मारे गए थे, रात में सोए सुबह में उठे ही नहीं, ठीक है, एक हो गया। रिस्क मैनेजमेंट डेवलप स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल रिड्यूस एलिमिनेट रिस्क। सुनो, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज तुमको क्या करना पड़ेगा, भोपाल गैस ट्रेजिडी से याद रखना कि पहले मैंने पहचाना कि भोपाल गैस ट्रेजिडी क्या था, एक केमिकल हजार्ड था पहला। फिर मैंने पहचाना कितने लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर लोगों को मैंने बताया, अब मुझे पता चल गया ना कितने लोगों को नुकसान हुआ, तो मैंने बताया लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं अब क्या करूंगा कि उस तरह का ना हो, है ना। डेवलप स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल एंड रिड्यूस एंड एलिमिनेट रिस्क, इस रिस्क को क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, रिड्यूस करूंगा, कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी को डेवलप करूंगा, ठीक है ना। कैन इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग गाइडलाइंस प्रोटोकॉल मिटिगेशन प्लान। मिटिगेशन प्लान का मतलब क्या होता है, मिटिगेशन का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही तुमको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के रखना। कहने का मतलब है कि अब इस तरह का भोपाल गैस ट्रेजिडी नहीं होना चाहिए, हम पहले ही मिटिगेशन कर लेंगे, है ना। पहले ही तुम कंट्रोल करो, प्रिंसिपल बनाओ, रूल्स बनाओ, गाइडेंस बनाओ, ठीक है। तो पहला हो गया हजार आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया एक्सपोजर असेसमेंट, रिस्क कैरेक्टराइजेशन, रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। भोपाल गैस ट्रेजेडी से बिल्कुल याद कर लेना कि पहले भोपाल गैस आया तो पहचाना गया ये किस टाइप का हजार्ड है, केमिकल फिजिकल नहीं, केमिकल हो जाएगा, वहां से एक गैस निकला था। उसके बाद एक्सपोजर असेसमेंट, मैंने देखा कितने लोगों को उसके कांटेक्ट में आए हैं ना, पहले पहचानेंगे कितने लोगों को इफेक्ट डाला। फिर दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, मुझे पता चला हजार लोग उसमें मारे गए थे, हजार लोग रात में सोए सुबह में उठे ही नहीं, बहुत ही डिजास्टर था इंडिया के लिए, ठीक है। उसके बाद रिस्क रिस्क के करेक्टराइजेशन में मैं दोनों की क्या करूंगी, मिक्स कर दूंगी। उसके बाद मैं लोगों को बताऊंगी, रिजल्ट बताऊंगी उसका। उसके बाद मुझे उस तरह का ना हो भाई, उस तरह का ना, उसके लिए मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। आखिर भोपाल में कैसे हुआ, क्या हुआ, उस तरह का कोई अदर फैक्ट्रीज में ना हो, ठीक है। उस तरह का कोई अदर फैक्ट्रीज में, या वो जो गैस तुम्हारा जो लीक हुआ था ना वहां से, उस तरह का जो गैस है ना फिर से कोई दूसरी फैक्ट्री से लीक ना हो, ये सब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल करके उस तरह का रिस्क आने से रिड्यूस करूंगी, है ना। प्रिंसिपल प्रोटोकॉल बना के रखेंगे, नहीं इस तरह का कोई हार्मफुल गैस अपने फैक्ट्री में ना यूज करे कि उसके लीक होने से इतने लोगों को जान चला गया, भी मतलब नहीं गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हजार्ड, एक्सपोजर, रिस्क, रिस्क कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देखो, या तो तुम कोरोना से भी याद कर सकती हो कि जब कोरोना आया तो इंसान ने इसको पहले पहचाना ये क्या बायोलॉजिकल हजार्ड है, कितने लोग इसके कांटेक्ट में आए तो पता चला ये क्या है, पैनाडेमिक है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में फैला है।
दोनों कंबाइन करके फिर बताया गया कि हाँ इतने इतने इसका नुकसान हुआ। तो अब उस तरह का कोरोना जैसा डिजीज ना आए तो गवर्नमेंट उस तरह का बहुत सारा प्रिंसिपल प्रोटोकॉल यूज करेगी कि जैसे तुम देखी होगी, अभी भी तुम देखोगे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हम नाक में मतलब अभी भी वो लोग मास्क लगाते हैं, तुम देखना। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन, एक मिटिगेशन बना के रखना कि उस तरह का कोई बीमारी ना आए। ये आया है, ये समझ में आया? बोलो पहले, मैं आगे चलूं? ठीक। देखो ये मेरा लाने का मतलब क्या है, ये हर साल आता है, इस बार भी आया है। तुम लोगों के शिफ्ट में नहीं आया होगा लेकिन आया हुआ है। ठीक है, क्या नाम है, ये 2025 में आया है, जून में आया है। पहले भी हम इसको आरसीओ कराते थे तो इम्पोर्टेंट बोल के कराते थे, क्योंकि पहले भी बहुत बार आया है। हर साल आता है, कोई ना कोई शिफ्ट में हर साल आता है। सबसे पहले तुमको याद करना है यहाँ पे ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सो क्या बोलेंगे, NAPCC। ठीक है, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को बोलते हैं NAPCC। लॉन्च कब हुआ याद करो, ये भी डेट आता है 2008 में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं तुम लोगों को ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे पूरा चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रही हूँ, ईवीएस जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वो करवाऊंगी। ठीक है, पहले इम्पोर्टेंट करवा दूंगी, हमको लगेगा कि हाँ फिर कुछ और कराना तब मैं कराऊंगी। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सबको पढ़ना है, कोई छोड़ना नहीं है। और छोटा छोटा तो रह रहा, इतना बड़ा तो रह नहीं रहा है ना, मैं छोटा करके ही लाती हूँ कि तुम लोग को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले याद ये समझ लो कि NAPCC जो है ना, ये कब आया था, 1 नंबर क्वेश्चन 2008 में। इस बात तुम याद करना क्योंकि तुमको डेट याद होता नहीं है। NAP 2008 में आया। अब देखो 8 यहाँ पर है ना, तो इसका गोल भी 8 है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि NAPCC का गोल कितना है, गोल 8 है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला कि पहला नंबर गोल का नाम क्या है, द नेशनल सोलर मिशन। तुम एक चीज बात मैं क्यों बोल रही हूँ माइंड में रखना, मैं यहाँ पे किस किस चीज के बारे में बोल रही हूँ, देख लो सोलर मिशन, ये ना करो तो कोई बात नहीं क्योंकि सब में कॉमन है, नेशनल नेशनल नेशनल, मिशन मिशन मिशन, सब में मिशन है, हम खाली लास्ट वाला याद करेंगे, है ना। सोलर मिशन या सोलर जो भी, सोलर, इसमें सोलर के बारे में बोला गया, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, क्या बोला गया, नेशनल सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रमोट करना है सोलर एनर्जी को, टू कंप्यूट विद फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल को कंप्यूट करना मतलब उसको कम करके हम लोग को किसको प्रमोट करना है, सोलर एनर्जी को, ये नेशनल सोलर मिशन का पर्पस है। ठीक है, इंक्रीज करना हम लोग को सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी को। ठीक है, प्रोड्यूस करना है कितना, 1000 मेगावाट एयर ऑफ फोटो वोलाटिक। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सोलर मिशन को कितना बोला गया कि कम से कम प्रोड्यूस करना है, नेशनल मिशन NAPC का जो गोल नंबर 1 है ना, या नेशनल सोलर मिशन है, उसमें कितना बोला गया है कि हम लोग सोलर मिशन को प्रोड्यूस करेंगे, तो 1000, बस और कुछ नहीं याद करना, दोनों में ये 1000 है। ठीक है, कितना पावर को जनरेट करेंगे, थर्मल पावर 1000 मेगावाट, एक हो गया, सोलर मिशन के बारे में बात किया। दूसरा तुम्हारा क्या हुआ, देखो सोलर मिशन है, इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, 3E के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही से होगा इनहांस, दूसरे से होगा एनर्जी और तीसरे से होगा इफिशिएंसी। जो जो समझाने का था मैं वही लाऊंगी समझाने के लिए, जो खाली पढ़ने का वो पढ़ने के लिए। ठीक है ना, पहले हम पढ़े सोलर के बारे में, नेशनल सोलर मिशन, दूसरे के बारे में हम पढ़ेंगे 3E है। एक ही का मतलब हो जाएगा इनहांस करना, क्या इनहांस करना, एनर्जी, उसके एफिशिएंसी, यानी नेशनल मिशन सोलर सॉरी नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद हो गया तुम्हारा SH, यानी सस्टेनेबल हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट। तो पहले मैंने किस चीज के बारे में बात किया, सोलर के बारे में, नेशनल सोलर मिशन, फिर 3E के बारे में मैंने बात किया, उसके बाद मैंने सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में बात किया, उसके बाद नेशनल
वाटर मिशन, यानी वाटर के बारे में बात हो रहा है, देख रही हो, वाटर के बारे में। यानी जो गोल नंबर 8 है उस गोल में सोलर के बारे में बोला गया, एनर्जी के बारे में बोला गया, सस्टेनेबल हैबिट के बारे में बोला गया और वाटर के बारे में भी बोला गया। तो मैं ऐसे याद करेंगे किस चीज के बारे में, पूरा गोल याद करना नहीं, बस ऐसे करके बोलेंगे किस किस चीज के बारे में बोला गया, सोलर के बारे में, एनर्जी के बारे में, सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में, वाटर के बारे में बोला गया। तो 4 चीज तो 4 नंबर तुमको याद हो गया। रिवीजन एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते। क्या बोला गया कि पहले सोलर के बारे में बोला गया, नेशनल सोलर मिशन। 3E के बारे में बोला गया, एनर्जी को एनहांस करना। फिर उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में बोला गया, फिर वाटर के बारे में बोला गया, नेशनल वाटर मिशन। चलो हो गया, आ जाओ 4 नंबर तक तो हो गया। अब आ जाओ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। अब हमको हिमालय के बारे में बोला गया है, पूरा ना याद करो तो कम से कम एक एक पॉइंट करके याद कर लो। सोलर, एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर, हिमालय। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, सिर्फ हिमालय ही याद कर लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो तुम जहां हिमालय देखोगे तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि वो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। फिर बोला गया नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सॉरी हाँ ग्रीन इंडिया, ओ ये डबल लिखा गया, ठीक है ना, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन। इसको ग्रीन इंडिया मिशन भी बोला जाता है, इसको ग्रीन इंडिया मिशन भी बोल सकती हो। तो खाली ग्रीन इंडिया याद कर लो, खाली ग्रीन इंडिया याद कर लो। यहाँ पे क्या बोला गया ग्रीन इंडिया में कि यहाँ तो ग्रीन इंडिया का मतलब क्या है, ये मैं बता रही हूँ कि इसका गोल क्या है कि 6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेड फॉरेस्ट लैंड। हम लोगों को क्या करना है, बचाना है फॉरेस्ट को, ठीक है ना। कितना 6, मतलब इतना में तुमको क्या करना है, 6 मिलियन हेक्टर्स में पूरा फॉरेस्ट को ये करना है, मतलब फॉरेस्ट लैंड करना है। अब जब इतना फॉरेस्ट रहेगा तो ग्रीन इंडिया बन गया, हरा भरा, हरा भरा, ठीक है ना। जैसे तुम देखियोगी ट्री क्या करता है, ट्री तुमको ऑक्सीजन देता है, तो इसीलिए बोलता तुम ट्री लगाओ, हरा भरा रखो, है ना। जैसे बोलते गांव के लोग बहुत ज्यादा है ना स्ट्रांग होते, क्योंकि वहां पे ना बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब पेड़ वगैरह रहता है, तो वहां पे ग्रीन ग्रीन पेड़ वगैरह रहता है, तो लोगों को बहुत ताजा ताजा हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए बोले कि इंडिया को भी ग्रीन बनाओ। तो ग्रीन बनाने के क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ए फॉरेस्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब 6 मिलियन हेक्टर, 6 मिलियन हेक्टर में बोला कि फॉरेस्ट लगाओ। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि नेशनल मिशन जो 8 था उसमें जो ग्रीन इंडिया के बारे में बोला गया था, तो कितने हेक्टर्स में मिलियन बोला गया था फॉरेस्ट लैंड बनाने के लिए, तो तुम्हारा 6 मिलियन, ठीक है। बोला इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर होता है ना, बोला कि 23% से 33% तक का इंडिया के टेरिटरी में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया कवर है, 23 से 33 एरिया तक का। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि सोलर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, सोलर के बारे में पढ़े हैं। तो तुम जैसे जैसे भी याद कर सकती हो, जरूरी नहीं क्रोनोलॉजिकल से याद करना है। सोलर के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, एनर्जी के बारे में पढ़ा, सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में पढ़ा, इकोसिस्टम ये हिमालयन के बारे में पढ़ा, उसके बाद वाटर के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद ग्रीन इंडिया, है ना, ग्रीन इंडिया के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ा। ये 8 नंबर गोल, 1 2 3 4 5 6 7 7 गोल हुआ ना एग्रीकल्चर। अब 8वां वाला गोल जो है ना, ये स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए तुमको स्ट्रैटेजिक नॉलेज बनाना है, ठीक है। तो ये तुमको क्या बोला, क्लाइमेट चेंज। एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे, तुम लोग मुझे बोलना, बोलो। एन ए NAPCC कब आया है, 2008। गोल कितना है, 2008 गोल कितना है, 8 गोल है। हाँ क्या क्या बताओ, एक एक वर्ड से भी बता दोगी तो चलेगा, बताओ क्या क्या। सस्टेनेबल हैबिटेट, हाँ
बोलो। सोलर मिशन। सोलर मिशन। हाँ, सोलर मिशन। बोलो। हिमालयन इकोसिस्टम। बोलो हिमालयन इकोसिस्टम। और बोलो। वाटर मिशन। बिल्कुल वाटर मिशन। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। और बोलो। क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। हाँ बोलो। इनहैंस एनर्जी। इनहांस एनर्जी 3। और बोलो। वाटर। नहीं वाटर तो हो गया ना, ग्रीन। ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्व करो, उसके बाद और मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन कर लेने के बाद, ठीक है ना। ऊपर और टॉपिक है, ये क्वेश्चन करो, ये अभी हम पढ़ाए है ना। ये तुम्हारा 2025 जून का क्वेश्चन है कि जनवरी, ये देखो मेरे माइंड से निकल गया। दोनों 2025 है ना, तो निकल गया। लेकिन ये या तो जनवरी का है या तो जून का है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, 25 दोनों ही है ना। देखो ये वाला ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन है ना। पहले क्या करना है बताओ। पहले आइडेंटिफाई करो। उसके बाद एक्सपोजर। एक्सपोजर असेसमेंट। उसके बाद हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। हजार्ड कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद तुम्हारा रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। हमने 5 पढ़ा है ना, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। चलो ठीक हो गया। तुम लोगों को ना मुझे एक बात बताना था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये क्या किया है, क्वेश्चन डिलीट करके रख दी क्या। बहुत सारा क्वेश्चन था, रुको। ये सब तो अभी पढ़ाएंगे तो तुम लोग करना, लेकिन अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए थे कल उस दिन वाला क्लास वाला से रिलेटिव। क्या की बाबा डिलीट कर रहे हैं बोला। मैं बहुत सारा क्वेश्चन लाई थी इससे, क्या नाम है तुम्हारा, इससे क्या नाम है, एनपीसी। बहुत ये वाला जो है ना, ये नेशनल नेशनल मिशन वाला, इससे इतना सारा क्वेश्चन है ना, मैं लाई थी। मुझे लग रहा मैं पीडीएफ बनाई हूँ तो उसको सबको डिलीट कर दी। अच्छा कोई बात नहीं, कल लेकर आऊंगी, ठीक है। कल क्वेश्चन रहेगा ये वाला, बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं एक बार देख लेती हूँ, लाई हूँ ये सब लेकर आई हूँ। एक लाई भी आंसर इसमें, एक है एक नहीं लाई हूँ, बहुत सारा था, एक नहीं था। लो ये वाला सॉल्व करो, इस बार का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2। तुम लोग बताओ। ऑप्शन 2। देखो सुषमा को नहीं याद हो रहा, देखो ये मैं इसका 3 डेट बताई थी कि 2000 याद हो गया ये इसका 2015 2016 2017, इसमें से एक दिया हुआ 15 वाला दिया हुआ है, ठीक है। कोटो प्रोटोकॉल का मैं क्या बताई थी, 1997 इन्फोर्सिंग डेट 2000, इन्फोर्स डेट 2000। उसके बाद अभी बताए क्लाइमेट वाला 2008। अच्छा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन कब हुआ था, तो साइनिंग डेट पूछा था 1992। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रियो समिट में 3 कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसमें यूएनएफसीसी है ना, डिजर्टिफिकेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब साइन हुआ था 1992 में ही। चलो तुम्हारे लोग आंसर आया। अच्छा मैं आंसर ही नहीं मारी, ये ठीक है, इसमें मैं आंसर नहीं मारा, बोल रही हूँ ना कि खाली आंसर लेके चल आई हूँ, क्वेश्चन नहीं लाई। ठीक है मैं कल आती हूँ क्वेश्चन, मुझे लगा मैं क्वेश्चन डिलीट कर दी हूँ और आंसर रहने दी हूँ। ये वाला करो, इसी बार का क्वेश्चन है 2025 का, जनवरी का क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी। बोलो, मैं उस दिन तुम लोगों को पढ़ाई थी बायोलॉजिकल कन्वेंशन एंड बायो, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और हाँ नगोया प्रोटोकॉल। बिल्कुल। तो हाँ, 2 पढ़ाए। हाँ मैं बोली थी कि उसके अंदर तुम्हारा कार्टिजेना प्रोटोकॉल आता है, नगोया प्रोटोकॉल आता है, पढ़ाई थी ना उस दिन कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 2 चीज आता है। हालांकि मैं ये क्वेश्चन देखी नहीं थी, मैं तो कल अपनी फ्रेंड से क्वेश्चन मांगी 2025 का एगो कि मेरे को दे, मैं वो लोग भी नाटक करती ना देने में, तो दी
तब मैं ये क्वेश्चन देखी कि ये वाला है तो मैं लाई हूँ। इसमें 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आया हुआ था, ठीक है। कार्टेजियन प्रोटोकॉल अनुगोये 2025 जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग याद यानी नहीं कर रही हो, तभी तो आंसर नहीं बता पाई। याद करो, नहीं करोगे तो फिर मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग ये पढ़ लेते, उसके बाद देखो, इतना बड़ा कॉप याद करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी बोलूंगी नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी तुमको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दे रहा, तो जो जो एग्जाम में आ रहा हम वो खाली याद करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए देखो, ये आया हुआ है और ये 2025 का ही क्वेश्चन है। तो अब जब इतना करंट क्वेश्चन है तो हम लोग को तो इसको याद करना ही पड़ेगा। करंट क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं तुम लोगों को उस दिन कुछ कुछ याद कराई थी, जैसे 15 15 वाला याद कराई थी, 8 ऐसा कुछ था इंडिया में जो ये, लेकिन 19 ये सब नहीं याद कराई थी। तो जो इसमें दिया हुआ कॉप, जैसे कॉप 11, कॉप 13, कॉन 15, कॉन 19, ठीक है ना, ये वाला हम लोग अभी याद करेंगे, बिकॉज कि देखो एग्जाम में आ रहा, तो कम से कम इतना नहीं याद कर पाएंगे जो एग्जाम में आ रहा, वो प्रीवियस ईयर आ जाए उस टाइप का, तो हम लोग को याद करना है। मैं खाली उस दिन तुम लोगों को इसमें से कोपेनहेगन कराई थी, हाँ कोपेनहेगन ही कराई थी, कोपेनहेगन कराई थी बस। और भी था, मतलब ये वाला पार्ट से मेरे ख्याल से नहीं था, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब जब मैं कल क्वेश्चन देखी तो देख रही कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे तो याद कराना ही पड़ेगा कुछ। तो इतना याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे भी पता है, लेकिन एक तो ऐसे इंपॉर्टेंट देख के याद करेंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन वाला याद करेंगे जो आया हुआ। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे नीचा वाला कौन है, सबसे छोटा 11 है, आ जाओ 11 देखते हैं, आ जाओ। कहाँ पे हुआ वो भी याद करना, कॉप 11 2005 में हुआ, यहाँ पे मॉन्ट्रोल में हुआ था, कनाडा। देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब जहाँ पे मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल को, सॉरी, जहाँ पे कोटो प्रोटोकॉल क्या हुआ था, रेटिफाई हुआ था, इसलिए ये आया एग्जाम में, रेटिफाई डेट 2005। अब हम लोग ऐसे करेंगे कोटो प्रोटोकॉल, देखो अब हम लोग कोटो प्रोटोकॉल याद करते थे, कैसे हम याद करते, तुम लोग ऐसे याद कराते हैं, कोटो प्रोटोकॉल कब आया था, डेट बताओ, 1997 में अडॉप्ट किया गया था। कौन सा कॉप में अडॉप्ट किया गया था, कॉप 3। ये भी आया हुआ क्वेश्चन कि कौन कॉप में इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन देखो अब हम लोग को थोड़ा एक्सटेंड होना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये इन्फोर्स कब हुआ था, 2005 में, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे इन्फोर्स हुआ था, जगह का नाम क्या है, मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। कौन सा कॉप में हुआ था इन्फोर्स, तो कॉप 11, सॉरी, इस तरह से याद करेंगे। अभी इसका चार्ट अब ऐसे बनेगा। अब थोड़ा अपडेट हो गया कोटो प्रोटोकॉल, क्वेश्चन आएगा अपडेट करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, हालांकि देखो ये बात है कि जो जो तुम्हारा हुआ है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारा क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उन सब का हम लोगों को कॉप याद करना है, क्योंकि एग्जाम में देखो तो उसी टाइप का ही आया हुआ, ठीक है। ये हो गया है, समझ में आ गया ना, कोटो प्रोटोकॉल कब का है, तो 1997 में अडॉप्ट, कॉप 3 में अडॉप्ट, इन्फोर्सिंग डेट 2005। कहाँ पे इन्फोर्स हुआ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। लेकिन मतलब रेटिफाई बोलो या इन्फोर्स बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये जो है ना कॉप, कौन से कॉप में हुआ, तो कॉप 11, ये नया चीज याद करना पड़ गया, और एक मॉन्ट्रियल कनाडा वाला भी नया हो गया, ठीक है। अब चलो दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा था। ये तो पहले भी मुझे याद कराना था कि ये वाला बाली इंडोनेशिया, कॉप से, एक मिनट रुक जाओ, हम देख देख के करेंगे यार। एक तो हो गया आ गया, तो मैंने क्या याद किया, मैंने याद किया 11 मॉन्ट्रियल में हुआ, ए का 3 से आंसर बन जा रहा है, लेकिन हम लोग सब याद करेंगे। अब 13 वाला याद करेंगे, ठीक है। ओ 13, 13, हाँ 13, 13 क्या है, आज देख, 2007 बाली इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे, कॉप 3, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। फोटो प्रोटोकॉल तुम्हारा हो गया कॉप 3, कॉप 3 याद करना है, एक नंबर, हैग, नेदरलैंड, बॉन, न्यू दिल्ली, इंडिया वाला याद करेंगे, कॉप 8, कॉप 8 इंडिया में हुआ था,
कहाँ पे हुआ था, जगह भी लिखेंगे, ठीक है ना। कॉप 3 कहाँ हुआ था, कोटो में हुआ था, क्योंकि अभी तुम देखिए जगह में आया है ना, कोटो यानी जापान में हुआ है। कॉप 8 कहाँ हुआ, इंडिया में, क्योंकि इंडिया हम लोग का कंट्री है, तो हम लोग अपने कंट्री को तो जरूर याद करेंगे, ऐसे करके रखना। न्यू दिल्ली में हुआ, इंडिया में, हो गया। उसके बाद कॉप 11, कॉप 11 कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे तुम्हारा कोटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था मॉन्ट्रोल, मॉन्ट्रोल कनाडा में। कॉप 13 कहाँ पे हुआ है, कॉप 13 2007 बाली में हुआ है ना, 2007 बाली में। 400 का डेट नहीं लिखी, सिर्फ इसका डेट। बाली कहाँ है, बाली इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद तुम देखी होगी कि कॉप 15 है क्वेश्चन में। कॉप 15 तो मैं करवाई थी 2009 कोपेनहेगन, डेनमार्क। कॉप 15, कॉप 15 कहाँ पे हुआ है, कोपेनहेगन में। कहाँ पे, डेनमार्क। उसके बाद कॉप 19 था, हाँ कॉप 19 कहाँ है, वर्षा पोलैंड। कॉप 19 है ना, हाँ, वर्षा पोलैंड। ये उतना मैं पढ़ी भी नहीं। कॉप कॉप 19 कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है कॉप 19, 2013, और कहाँ पे हुआ है, वर्षा पोलैंड में। कॉप 11, कॉप 13, कॉप 15, कॉप 19 भी देखना में हम लोगों को कोई इंपॉर्टेंट होगा, हाँ पेरिस पढ़ेंगे, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉन्ट्रोल भी इंपॉर्टेंट है, हाँ मॉन्ट्रोल भी, मॉन्ट्रोल मुरक्कश है ना, मुरक्कश सॉरी, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये किगाली, किगाली अमेंडमेंट, सॉरी किगाली अमेंडमेंट, किगाली भी पढ़ेंगे। किगाली अमेंडमेंट 2016 में हुआ था, कौन से कॉप में हुआ था, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है। कॉप 22, ठीक है, कॉप 22 मुरक्कश, मुरक्कश दोहा मोरक्को में। भी आता है ना, क्या, दोहा। दोहा अमेंडमेंट, हाँ दोहा अमेंडमेंट ने उस दिन करवाई थी। दोहा अमेंडमेंट तुम्हारा यहाँ है, दोहा, कतर में, 2012 कॉप 18 है। अभी मैं फिर से एक बार सब लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ गया पेरिस, कॉप 21, प्रीवियस क्वेश्चन है। कम से कम हम लोग को इतना कॉप याद करना है, ठीक है ना, कम से कम हम लोग को इतना कॉप याद करना है। और तो कोई ऐसा हिस्टोरिकल ये नहीं है कि कॉप में बोला नहीं गया, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, यहीं पे करेंगे रिवीजन, उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे। इसी इसी टाइम तुम लोगों को याद करना है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, कुछ यहाँ याद करो, फिर कुछ घर में बैठ के याद करो, तो ऐसे पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इधर से तुम लोग से पूछती हूँ, अगर तुम लोगों को कुछ याद होगा तो बोलना। ओह ये वाला तो लास्ट है। ठीक है, बोलो कॉप 3 कहाँ पे हुआ था, कॉप 3 का डेट बताओ मुझे। 1997, कहाँ पे हुआ था, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, हाँ कोटो में, हाँ ठीक है, जापान। कोटो में, जापान, ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोग, हम्म, कॉप कॉप 8 कहाँ हुआ था, कॉप 8 का डेट बताओ। इंडिया के न्यू दिल्ली में, इंडिया के न्यू दिल्ली में, बिल्कुल सही बोली, डेट 2002। 2002, हाँ चलो, जो भी याद है कोई बात नहीं, नहीं होगा फिर से रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम लोग याद किए थे 11, है ना, 11 याद किए थे ना, तो 11 वाला में 11 कब हुआ था बताओ। मॉन्ट्रियल हुआ था इसमें, कैनेडा 2005। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बोली, चाहे इंडिया नहीं लिखे ना रूल। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉप 11, कॉप 11 कब हुआ था, 2005
कहाँ पे हुआ था? तो मॉन्ट्रियल। बाबू सो करे मी, उठा तो ना। ये कनाडा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कॉप 11 पढ़े हैं ना, कॉप 11 पढ़े थे? नहीं, कॉप 11 नहीं किए थे। हाँ पढ़े थे कॉप 11 पढ़े थे? हाँ पढ़े थे। कॉप 11 नहीं, हाँ अभी तो चल आप 13 पढ़े ओ थे। हाँ कॉप 11 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ। उसके बाद हम लोग 13 पढ़े। 13 कहाँ हुआ बताओ? बाली इंडोनेशिया। बाली बिल्कुल। डेट बता दो। 2007। बिल्कुल सही। 2013 होगा ना दी। नहीं, देखो ना, है देखो यहाँ, देखो ना लक्ष्मी, 11 हुआ 2005 में, उसके बाद 12 हुआ होगा, उसके बाद 13, तो 12 जब हुआ होगा तो 2006 होगा, है ना, उसके बाद 2007, ठीक है। अच्छा तुम ये 13 को तुम ये मान रही हो क्या कि ये अगर 13 में नहीं, ये तो तुम्हारा पार्ट, ये कॉप यानी हम बता थे ना, कॉप का वो तो मैं बोली थी कि तो यूएनएफसीसी के अंदर जो मीटिंग हुआ उसी को कॉप बोला था, यूएनएफसीसीसी, इसके अंदर जो मीटिंग हो रहा ना उसी को हम लोग कॉप बोलते हैं, है ना, कॉप नाम रख दिए इसी का, ठीक है। उसके बाद बताओ कॉप 15, देखो तुम यहाँ पे देखो, देखो कॉप 11 हुआ है ना, इसके बाद 12 हुआ होगा तो वो 2006 में हुआ होगा, उसके बाद 13 हुआ तो 2007, है ना। कॉप 15 भी हम लोग पढ़े हैं। हाँ कॉप है। कोपेनहेगन में पढ़े हैं, हाँ कोपेनहेगन। कब हुआ? हाँ 2009, 2009, 2009। हाँ कोपेनहेगन में पढ़े, सीओ। कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था ना, डेनमार्क ही था ना, हाँ हाँ ठीक है, डेनमार्क हो गया। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे? कॉप 19 पढ़े थे। तो अभी पढ़े थे। 2 अभी पढ़े थे, इतना याद हो गया ना, ये देखो फिर से देखो, कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? तुम्हारा कॉप 19 तक हम लोग पढ़े थे, है ना। 21 भी पढ़े, पेरिस एग्रीमेंट। हम्म, हाँ वो भी पढ़े। कहाँ तक हम लोग बनाए हैं? गाड़ी वाला भी पढ़े। हम लोग कोपेनहेगन तक का बनाए ना, कोपेनहेगन तक का बनाए, 2015 तक का बनाए। हम लोग उसके बाद फिर पढ़े हैं तुम्हारा कॉप 18, कॉप 19, 18 में तुम्हारा दोवा, है ना, और 19 में है तुम्हारा वर्षा, 21 में है पेरिस एग्रीमेंट, 22 में तुम्हारा मुरक्कश, मुरक्को में, है ना, जहाँ पे कगाली हुआ था। चलो फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है ना, 2 तो याद हो गया आराम से। कॉप 15 तक का याद हो गया ना, कॉप 18 के बारे में बताओ मुझे। कॉप 18 का डेट क्या है? 2012। हाँ 2012 कॉप कॉप 18 2000 नहीं, हाँ ठीक है, 2011 है ना, 2011 बोली ना तुम लोग, हाँ 12 12 नहीं, ठीक है 12। और ये हुआ कहाँ था बताओ? दोहा में ना, हाँ हाँ दोहा कतर में, ये हो गया। इसके बाद हम लोग और 19 भी पढ़े थे क्योंकि 19 एग्जाम में आया हुआ। 19 कहाँ पे हुआ, ये कब हुआ था 19 बताओ, डेट बताओ। इसके जस्ट 1 साल बाद ही होगा, है ना, 2013 में। कहाँ पे हुआ था तुम्हारा? वर्षा पोलैंड में हुआ था, है ना, वर्षा पोलैंड में, वर्षा पोलैंड में, वर्षा पोलैंड। और उसके बाद हम लोग पेरिस एग्रीमेंट कॉप 21 पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉप 21 कहाँ पे हुआ था मुझे बता दो, कब हुआ था? 2015, डेट बताओ। पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक है।
दूसरा टॉपिक तो मुझे लगा आज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा इतना लेट। ठीक है, कॉप 22 के बारे में बताओ। कॉप 22 2016 में मराकश। बिल्कुल, मराकश मोरक्को में हुआ था ना। साउथ अफ्रीका का ये था। मराकश मोरक्को है ना, मोरक्को यहाँ लिख दे रही है, MORO मोरक्को। ठीक है, ये वाला तुम लोग ना याद कर लें, या मैं क्या कर रही हूँ, इसी को PDF, यही PDF भेज दे रही हूँ। ठीक है, यही PDF तुम लोगों को सेंड कर दो। तो उतना टाइम नहीं है, 2 मिनट ही टाइम बचा हुआ, तो मैं यार क्या करा रही देख रही हूँ। इतना सारा मैं क्वेश्चन लाई हूँ, लेकिन सबका आंसर लाई हूँ, क्वेश्चन नहीं लाई। ये भी ये सबसे रिलेटेड है। चलो आ जाओ, 2 मिनट में ये पढ़ लो ये वाला, कम से कम थोड़ा सा तो टाइम क्यों वेस्ट करें। फिर कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। मैं क्या करूँगी यार सी, तुम्हारा तो ये सब हो गया है। मैं क्या करती हूँ, रोज एक नया लाती हूँ, एक पुराना लाती हूँ, एक जो न्यू कॉन्सेप्ट आपका आया है। जैसे अभी तुमको ये वाला समिट में कुछ कुछ याद कराए थे, ऐसे नहीं याद कराए थे ना, तो तुम्हारा समिट भी हो गया है ना, तो इस तरह ये तो तुम्हारा हो गया है। हाँ, समिट नया था। कुछ कुछ तो एक दो मतलब कराई थी, जैसे पेरिस एग्रीमेंट कराई थी, फोटो प्रोटोकॉल कराई थी, वो सब कराई थी। लेकिन जैसे अभी लैंटर से जैसे कराई, वो नहीं कराई थी। तो वो और ये तुम्हारा सब जो ये सब जो है, ये सब हो गया है, तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसको बोलते हैं POP, are a group of organic compounds that are resistant to environmental degradation through the chemical, biological, photolytic process. Because of the persistence, they can remain in the environment for long period and pose significant risk to human health and the environment. POP का फुल फॉर्म पढ़ो पहले, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये ऐसा पॉल्यूटेंट है जो इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहता है और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। ठीक है, बोला कि जो POP है ना, ये खतरनाक इसलिए, डेंजर इसलिए बिकॉज ये बहुत इन्वायरमेंट में लॉन्ग पीरियड तक रहता है। दे कैन रिमाइन इन द इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, ये इन्वायरमेंट में बहुत लंबे अरसे तक रहता है। और इससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ये कोई केमिकल या बायोलॉजिकल या कोई फोटोलैटिक प्रोसेस होता है जो इन्वायरमेंट को क्या कहता है, डिग्रेड करता है। और ये इतना इसलिए और भी हार्मफुल है बिकॉज ये इन्वायरमेंट में बहुत दिन तक रहता है और हेल्थ को और इन्वायरमेंट को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, डिग्रेड करता है। ठीक है ना, मैं आज का टॉपिक यहीं तक रख रही हूँ, फिर कल से मैं स्टार्ट करूंगी बाकी इसके बाद, और उसके बाद कोई और भी टॉपिक लाऊंगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर रही हूँ आज। ठीक है, तुम लोग अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, PDF में